अब थोड़ा सेक्टर्स पे ध्यान दे लेते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर ज़बरदस्त, काफ़ी अच्छी चाल पिछले दिन हमें देखने को मिली है शुक्रवार को। बहुत बढ़िया तरह से इसने वापसी की कोशिश की है, लेकिन इस कोशिश में इसने एक बढ़िया बेलन बनाया है। थोड़ा-सा ऊपर वाला धागा और चढ़ जाता ना तो एकदम परफेक्ट बेलन हो जाता है। ओह! चार्ट तो स्क्रीन पे है ही नहीं, ये देखिए। हाँ, बैंक के लिए कितनी भी राइज हो 53,000 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं मिलता है इस इंडेक्स को, कंसोलिडेशन में ही मानिए और ट्रेंड को डाउन ही रख लीजिए। वैसे रेसिस्टेंस इसका शुरू हो जाता है 52,000 से 52,000 से ही शुरू हो गया था और एक्सटेंड होता है कहाँ पे 52,300, 53,500 एंड देन 53,200 तक। ये सारे रेसिस्टेंसेज हैं। 53,000 के ऊपर क्लोज हो जाए तो फिर बातचीत शुरू करेंगे कि अब बैंक का बॉटम हुआ। अदरवाइज अभी भी इसमें टाइम करेक्शन का रिस्क ज़्यादा है। प्राइस करेक्शन का भले ही बहुत ज़्यादा ना हो, टाइम करेक्शन का रिस्क ज़्यादा है। बिकॉज एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स जब आए थे तो उसमें भी जो आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब का जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आया, उन सब में जो भी प्राइस टारगेट्स हैं करंट लेवल से अभी ऊपर ही हैं। थोड़े बहुत रिवीजन जो भी हुए हैं, मिक्स्ड व्यू दिख रहा है मुझे। तो मेनली वहाँ पे कहीं पे भी प्राइस का रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा। तो मुझे ये लगता है कि मे बी बैंक इंडेक्स प्राइस से ज़्यादा टाइम टाइम करेक्शन में जाए। मे बी 30% प्राइस करेक्शन से 70% टाइम करेक्शन, ऐसा सिचुएशन। जी, लेकिन जिस तरह से आपके पास एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए हैं, आमतौर पे अच्छे कमेंट्स सुनने को मिल रहे हैं कि भई चलिए नेट प्रॉफिट वैसे 5% ही बढ़ा है, लेकिन लोग उसे कह रहे हैं कि जो अनुमान लगाए थे उससे बेहतर हैं। और साथ में कोटक के भी नतीजे जो हैं, वहाँ भी आपको ये दिख रहा है कि भई थोड़ा एनपीए घटते हुए दिख रहे हैं, एसेट क्वालिटी सुधरती हुई दिख रही है। तो अगर मोटे तौर पे जो बड़े प्राइवेट बैंक हैं वो एक ठीक-ठाक बाज़ार को सांत्वना देने वाले या संतोष देने वाले या थोड़े खुश करने वाले रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। तो क्या इससे बैंकिंग इंडेक्स को सहारा मिलेगा? और जो हम यहाँ पे चार्ट पे देख रहे हैं, एक पोटेंशियल हेड एंड शोल्डर जो पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था इस लाइन को लेकर के, कि भई इसके नीचे नहीं जाने दें, क्या ऐसा हो सकता है? बैंक इंडेक्स का जो चाल है ना, मैं उस पे भी आता हूँ, कोटक और एचडीएफसी के रिजल्ट पे भी आता हूँ। लेकिन पहले इंडेक्स का जो चाल है वो बताऊँ। ये जो चाल है ना, ये बहुत कोई शार्प राइज नहीं हुआ है। राइज करेक्शन टाइम सबके साथ हुआ है, इसलिए बैंक इंडेक्स में प्राइस का रिस्क मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा। प्राइस का रिस्क 49, 48 अभी तक तो उतना ही लग रहा है, उससे ज़्यादा नहीं लग रहा है। कल परसों, आज सैटरडे, परसों एक बार एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक का असर देख लेते हैं बाजार पे, फिर इसको इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक में अगर ग्रुप का रिजल्ट देखेंगे ना, तो ठीक है, बैंक पे तो सबको भी कहानी पता है, थोड़ा इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन जितने एंसिलरी बिजनेस है ना, जो आपका सिक्योरिटीज बिजनेस है, इंश्योरेंस बिजनेस है, ये सारे बिजनेसेस हैं, इन सब में कहीं पे भी ग्रोथ का इशू नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो मेन बैंक का जो बिजनेस है, ये इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन है और ये धीरे-धीरे मे बी जब एक बारी क्रेडिट ऑफटेक अगले साल शुरू होगा, अभी तो नहीं होगा बहुत ज़्यादा बिकॉज़ रेट कट पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है। तब तक हो सकता है कि बैंक के बिज़नेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो और छोटे-छोटे से 5-10 अभी तो सबका 5% ही ग्रोथ आया प्रॉफिट का। तो छोटा-छोटा ग्रोथ ही चलेगा, एट लीस्ट ग्रोथ चलेगा, कहीं डीग्रोथ नहीं होगा। और बाकी एंसिलरी बिज़नेस जो एसोसिएटेड बिज़नेस ग्रुप्स हैं, उनसे सपोर्ट मिलता रहेगा। ओवरऑल कंसोलिडेटेड लेवल पे ये सब बैंक्स तो ठीक परफ़ॉर्म करने चाहिए। जी। तो यहाँ पे अगर एचडीएफसी बैंक जिसके नतीजे आए हैं, उसको देखा जाए तो क्या अब ये कहा जा सकता है कि नतीजों से ये सैंडविच से बाहर निकल पाएगा, या सैंडविच मतलब ये 50 डे मूविंग एवरेज और ऊपर आपके 20 डे मूविंग एवरेज, कुछ दिनों से ये इसमें इन दोनों के बीच में फँस के सैंडविच बना रहा है। तो क्या नतीजों के बाद सोमवार को इस सैंडविच से बाहर निकलेगा या नहीं?
एचडीएफसी बैंक 1750 पे प्राइस कैप है। उसके पहले में इसको कंसोलिडेशन से ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मंडे का बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा कुछ खास तो नहीं रहना चाहिए, कंसोलिडेशन में ही रहना चाहिए और 1700 के ऊपर क्लोज होना तो फिलहाल मुझे चैलेंज ही लग रहा है। तो इस रेंज में ही अभी टाइम पास करना चाहिए बैंक को और अराउंड 1600 अच्छा बेस भी बना हुआ है और थोड़ा-सा नीचे जाएँ तो 15,670 के आसपास है, 200 ईएमए शुरू हो जाता है। तो ये भी टाइम करेक्शन वाला ही रहेगा। मेनली पूरा स्ट्रक्चर टाइम करेक्शन का है और एचडीएफसी बैंक टाइम करेक्शन के अलावा कर क्या रहा है? प्राइस में तो बहुत ज़्यादा करेक्शन हो नहीं रहा है। तो ये टाइम करेक्शन थोड़ा-सा लंबा चल सकता है और मेरे हिसाब से फिर से एज़ अ पोर्टफोलियो स्टॉक लोअर लेवल पे एक्यूमुलेशन का कैंडिडेट बन सकता है। जी। और कोटक बैंक? जी, कोटक बैंक में सेम कहानी है। कोटक बैंक में से स्ट्रेंथ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन कोटक बैंक में 1925 के ऊपर क्लोज़ चाहिए। उसके पहले में इसमें कोई फ्रेश मूवमेंट नहीं आने वाला है और जहाँ पे लो है ना फ्राइडे का उसके आस-पास सपोर्ट भी है। गुड सपोर्ट विल बी अराउंड 1820-25 वहाँ पे अच्छा सपोर्ट आएगा और आप यही समझिए कि मेरे हिसाब से फिर कोटक बैंक अपना वही 1700 से 1900 वाला जो कंसोलिडेशन का रेंज है, इसमें अभी फिलहाल रहेगा, टाइम स्पेंड करेगा। जी। लेकिन ओवरऑल इनके नतीजों को देखने के बाद प्राइवेट सेक्टर के जो बाकी बैंक हैं जिनके नतीजे अभी नहीं नहीं आए हैं, उनमें किस तरह का रिएक्शन आप देख सकते हैं? ये ट्रेंड तो क्लियर है राजीव जी कि थोड़ा प्रेशर तो रहेगा और खासकर एसेट क्वालिटी पे प्रेशर कंटिन्यू करेगा। जितना छोटा बैंक एसेट क्वालिटी पे उतना ज़्यादा प्रेशर। वो इश्यू जी। तो अब चलेगा ही चलेगा। लेकिन एसेट क्वालिटी तो पे प्रेशर कम से कम आपको एचडीएफसी या कोटक में तो नहीं दिख रहा ना? तो है ये ना ट्रेंड फिर और थोड़ा-सा तो है ही मतलब जितना क्लीन है अब मेबी 0.02 परसेंट जो बढ़ा नेट एनपीए लेवल पे, ये कम से कम आपको लास्ट 2 क्वार्टर से ट्रैजेक्टरी तो यही दे रहा है ना कि नेट एनपीए आपका थोड़ा बॉटम आउट हो चुका है। तो बेस्ट ऑफ द डेज़ आर गॉन। तो ये एक सेंटिमेंट नेगेटिव तो होगा ही। तो मुझे लगता है कि जितना ये बड़े बैंक तो ख़ैर सँभाल लेंगे, क्योंकि इनके बैलेंस शीट की क्वालिटी ही बिल्कुल अलग है। लेकिन छोटे वाले पे तो असर ज़्यादा होगा। जी, ओके। तो मतलब ये है कि अगर 0.39 से बढ़ के 0.41 हो गया, तो बाज़ार इसे नेगेटिव महसूस करने लगेगा, एक ट्रेंड इंडिकेटर एचडीएफसी के कहेंगे। एचडीएफसी के लिए। वैसे हाँ, वैसे 0.41% नेट एनपीए क्या ही बात करें। लेकिन फिर भी एक ट्रेंड तो रहेगा ना कि जब द बेस्ट क्वालिटी बैंक का नेट एनपीए लेवल अगर हिल रहा है, तो फिर जो छोटे वाले बैंक हैं उनका क्या होगा? तो एक ट्रेंड इंडिकेटर इंडस्ट्री ट्रेंड इंडिकेटर तो एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस इससे कम से कम इंडस्ट्री का ट्रेंड तो ले ही सकते हैं। तो बड़े वालों की अगर जी, हालत में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो छोटे वाले तो ज़्यादा प्रॉब्लम में आएँगे। लेकिन फिर आगे रेट कट तो होगा ना और रेट कट वाले सिनेरियो में एनपीए पे दबाव तो नहीं बनता है? इसके लिए फेड को कोई समझाए भाई, क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। नहीं, वापस फिर हमारे से यहाँ आरबीआई 4.18 पे हमें तो उससे मतलब है जो आरबीआई करने वाला है। तो आरबीआई हुँ, अभी नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल कुछ तो रेट घटाएगा ही। कम से कम बढ़ने वाले सिनेरियो में तो हम नहीं ना हैं। तो नहीं उस बढ़ने वाला सिनेरियो में नहीं है राजीव जी। जहाँ पे प्रॉब्लम रेट कट जहाँ पे दरें घटने ही वाली हैं, तो वहाँ पे हुँ, एनपीए का दबाव आगे बढ़ कर के आएगा, ये तो संभावना कम लगती है। नहीं, नहीं ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ा गवर्नमेंट्स के लिए अलग है, चाहे वो भारत की सरकार हो या यूएस की सरकार हो। बहुत लंबे समय से हाई कॉस्ट ऑफ डेट है और कोविड के बाद सबका डेट लेवल बढ़ा हुआ है। तो डेट सर्विसिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती जा रही है ना सबकी। और ये जितना लंबा चलेगा उतना गवर्नमेंट का बैलेंस शीट खराब करता रहेगा। तो प्रॉब्लम उधर है कि अच्छा सोचते अच्छा होते-होते फिर से अच्छा नहीं हो पा रहा है बिकॉज़ 3.5 जाके यूएस 10 ईयर ट्रेज़री 4.1 4.2 ये सब रेंज जाने को हो गया है। हमारा वाला 10 ईयर बॉटम आउट होके लग रहा है कि 7 की तरफ भी बढ़ सकता है। तो ये एक इंडिकेशन ऐसा है कि फिर वो सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाएगा और गवर्नमेंट के बैलेंस शीट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अब 6 महीने बाद होगा तो 6 महीने तक का कॉस्ट
तो बेयर करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को डेट सर्विसिंग का, ये तो तकलीफ रहेगी। और हमारे यहाँ ज़्यादा तकलीफ ये रहेगी कि फरवरी में आ जाएगा आपके पास बजट, तो फिर वहाँ पे इश्यू होगा। इसलिए मामला ठीक है, रेट तो कट होना ही है, उसका कोई डिबेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, रेट कट होना ही है, नहीं तो सब के सब पिटेंगे, डूबेंगे। लेकिन सवाल है कब? ये अब होते-होते कब पे चला गया ना यूएस भाई साहब के कारण। तो ये मेन प्रॉब्लम वो है कि सर्टेनिटी को पूरे अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर दिया है यूएस फेड ने।